नमस्कार सभी को। कक्षा 8 में हम पढ़ रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, है ना। हमने पहले वाले वीडियो में पहले भाग में देखा था कि मानव सभ्यता और पत्र के संदर्भ में नेहरू जी के विचार, इन दो विषयों पर हमने चर्चा की थी। अभी हम करेंगे कि पत्रों की घटती संख्या और परंतु बढ़ते व्यापारिक पत्र। अब क्या हो रहा है, पत्रों की संख्या कम हो रही है, पत्र भेजने वालों की संख्या कम हो रही है, पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या कम हो रही है, पत्र लिखने वालों की संख्या कम हो रही है। ये क्यों हो रही है ना। ये इसलिए हो रही है क्योंकि पत्र लिखने में समय लगता है। पत्र लिखने के बाद उसको डाक विभाग के द्वारा, डाकिए के द्वारा भिजवाने में समय लगता है, कम से कम 2 दिन का समय लग जाता है। फिर उस पत्र का जवाब लिखने में समय लग जाता है और जवाब प्राप्त करने में 2 दिन का समय लग जाता है, कम से कम 2 दिन का समय तो लग ही जाता है। तो इस तरह से एक पत्र का उत्तर प्राप्त करने में हमको 3 से 4 दिन लग जाते हैं, है ना। तो ये एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इस कारण से लोग इससे ऊबने लगे हैं, इससे थोड़ी दूरी बनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब रफ्तार में चलना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी ज़िंदगी को रफ्तार से जीना शुरू कर दिया। जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय में काम हो सके, उतना कम समय में काम करने के आदी हो गए हैं, उनकी आदतन हो गए हैं, है ना। तो इसी बात को लेकर के पत्र लिखना कम हो गया है। लेकिन व्यापारिक पत्र बड़े हैं। व्यापार की दृष्टि से बात करें तो पत्र लेखन बड़ा है। व्यापार की दृष्टि से कैसा? जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। अपने लेटर को, अपने पत्रों को या अपने विचारों को फैक्स करना शुरू कर दिया, फैक्स के माध्यम से पहुंचा दिया, या ईमेल के माध्यम से पहुंचा दिया, या एसएमएस के माध्यम से पहुंचा दिया। तो इस तरह से जब व्यापार करने लगे, व्यापारिक दृष्टि से देखें तो इस तरह से हमारे पत्र जल्दी पहुंच जाने लगे, हमारे विचार जो हैं वो जल्दी पहुंच जाने लगे, फिर उसके जवाब भी हमको जल्दी आने लगे, है ना। ये प्रक्रिया लगभग 1 दिन में कंप्लीट हो जाती है, ये तो कभी कभी कुछ मिनटों में ही हो जाती है ना। तो इस तरह से व्यापारिक पत्र बड़े हैं। संचार के अपेक्षाकृत तेज साधनों के आ जाने से शहरों तथा महानगरों में चिट्ठियों की संख्या घटी है ना। ये सारे संचार जैसे फैक्स मशीन है, ईमेल है ना, उसके साथ में कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो शहरों और महानगरों में पत्र लिखने वालों की संख्या कम हो गई, परंतु गाँव में हालात पूर्ववत है। लेकिन गाँव के लोग आज भी पत्र लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था कम है, वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से लोग चिट्ठियाँ ही लिखते हैं, है ना। फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा टेलीफोन ने चिट्ठियों की रफ्तार रोकी है ना। अब फैक्स आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल आ जाने से चिट्ठियों की रफ्तार कम हो गई, चिट्ठियों की संख्या कम हो गई, क्योंकि मोबाइल से हम तुरंत ही मैसेज कर देते हैं और उसका तुरंत ही जवाब हमको मिल जाता है। किंतु व्यापारिक डाक बढ़ती जा रही है। पत्र प्राय सबने लिखे होंगे, लिखवाए होंगे या इंतजार किया होगा। हमारे सैनिक अपने परिवार के पत्रों की का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं, है ना। किंतु व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक डाक बढ़ती जा रही है। व्यापार के क्षेत्र में लोग लिखकर ही व्यापार करते हैं, है ना। उनके जो जितने भी अनुबंध होते हैं, जितनी भी शर्तें होती हैं, वो कागज पर ही लिखकर है वो व्यापार करते हैं। साथ ही सरकारी विभागों के जितने भी आदेश होते हैं वो भी हमको पत्र के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और उनके जवाब एक विभाग से दूसरे विभाग में या बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी के बीच में जो संवाद होता है, जो चर्चाएं होती है, वो पत्रों के माध्यम से ही होती है, वो आदेशों के माध्यम से ही होती है। उनको पत्र के रूप में ही लिखा जाता है और उनके जवाब भी पत्र के रूप में ही दिए जाते हैं। वो इस तरह से कंप्यूटर, इस तरह से ऑनलाइन या उसके बाद में क्या बोले एसएमएस के माध्यम से नहीं करते हैं, है ना। साथ ही जो हमारे बॉर्डर पर, जो हमारी सीमा रेखा पर जो सैनिक हैं, वो हमेशा पत्रों के माध्यम से ही अपने परिवार के लोगों से बात कर पाते हैं। वो चिट्ठियों के माध्यम से ही अपने परिवार के लोगों से बात कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो डाक के माध्यम से या लेटर के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से अपने परिवार के लोगों से जुड़ पाते हैं, है ना। अब चिट्ठियों का संग्रह, है ना। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास भी कुछ चिट्ठियाँ लिखी हुई है ना, लिखी रखी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे उस समय के लोग जो थे, जब वो बड़े बड़े जब वो अपने साथियों से बात करते थे तो वो चिट्ठियाँ लिखते थे। उन चिट्ठियों को एकत्रित किया गया, है ना, डाक विभाग द्वारा उन चिट्ठियों को एकत्रित किया गया और फिर उनको एक संकलन किया, मतलब उनको इकट्ठा किया और उनको
प्रकाशित भी करवाया कि प्रकाशित इसलिए करवाया, जैसे गांधी जी है ना, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को चिट्ठियां लिखी, है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के आपस में चर्चा चलती रहती थी, चिट्ठियों के माध्यम से बातें होती रहती थी। तो सरकार ने इनकी चिट्ठियों का संकलन करवाया, इनको प्रकाशित करवाया कि उस समय की स्थितियाँ क्या थी, गांधी जी और टैगोर जी की समय की स्थितियाँ क्या थी, उनके समय में देश की स्थिति क्या थी, वो किन विषयों पर बात करते थे, उनके विचार क्या थे। इन चीज़ों को जानने के लिए चिट्ठियों का संकलन किया गया। पुराने से पुराने पत्रों का संग्रह धरोहर होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसमें, पत्र जो होते हैं वो हमारी धरोहर के रूप में होते हैं। धरोहर कभी टूटती नहीं है, विखंडित नहीं होती। उसी तरह पत्र भी हमारी धरोहर है जो हमें नई ऊर्जा देती है और हमें सीख देती है। एसएमएस हमारी धरोहर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि एसएमएस तो हम आज करेंगे, कल डिलीट कर देंगे, है ना, तो एसएमएस हमारी धरोहर नहीं माना जाता। लेकिन चिट्ठियाँ जो है वो हमारी धरोहर के रूप में है ना। पुराने समय में यदि आज जैसे तेज संचार माध्यम होते तो पत्रों का संकलन पुस्तकों का आकार न ले पाते। यदि पुराने समय में मोबाइल होते तो शायद चिट्ठियां हमारी पाठ्यपुस्तक में नहीं होती, हम चिट्ठियां नहीं लिखते। उस समय भी हम मोबाइल से बात करके काम चला लेते, लेकिन उस समय मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, तो हम चिट्ठियों से अपने विचार आदान प्रदान करते थे, है ना। ऐसे ही उन्होंने लिखा कि नेहरू जी और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने एक दूसरे से चिट्ठियों के माध्यम से बात की, तो उनके पत्रों का भी संकलन किया गया है, उनको भी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है ना। दुनिया के तमाम संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्रों का संकलन रखा गया है ना। दुनिया के जितने भी संग्रहालय पुस्तकालय हैं वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पत्रों का संकलन करके उनको एकत्रित किया गया है ना। गांधी जी के पास बड़ी संख्या में देश विदेशों पर से पत्र आते थे। केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख देने भर से वे गांधी जी को मिल जाते थे, है ना। महात्मा गांधी को जब कोई पत्र लिखता था तो उनके नाम के पीछे वो इंडिया भी लिख देते थे। क्यों लिख देते थे? क्योंकि महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि उनको देश और दुनिया के सभी लोग लगभग जानते थे, है ना। तो अब गांधी जी कहाँ रहते ये बात तो सबको मालूम नहीं होती थी, लेकिन जब गांधी जी के नाम के पीछे इंडिया लिखते थे तो डाक विभाग समझ जाता था कि ये महात्मा गांधी के लिए लेटर आया है, और वो तुरंत उनको उनके पते पर भिजवा दिया करते थे, ताकि किसी को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी या परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इसलिए गांधी जी जब भी कोई लेटर लिखता था तो उनके नाम के पीछे वो इंडिया लिख दिया कर देते। आज उनके पत्र प्रशस्ति पत्रों की तरह दिख जाते हैं, है ना। तो आज जितने भी बड़े बड़े लोगों ने पत्र एक दूसरे को लिखे हैं तो उनका संकलन किया गया, और कुछ लोगों ने तो इनको ऐसे वॉल पे चिपका कर रखा है ना। ऐसे प्रशस्ति पत्र के रूप में उनको अपने घर में संकलित करके भी रखा है ना। पत्र दस्तावेजों के समान, पत्र जो है वो किसी दस्तावेज के समान भी है ना। पत्र दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित है ना। पंत जी, निराला जी, पंत सुमित्रानंद पंत, है ना, निराला जी के और स्वामी दयानंद जी के पत्र पुस्तकों के रूप में है। गांधी जी और टैगोर जी के पत्र दस्तावेजों के रूप में है। आज़ादी से पहले आज तक डाक विभाग को गुडविल सबसे अधिक है, यह घर घर तक लोगों को जोड़ता है। हवेलियों से झोपड़ियों तक और दुर्गम इलाकों तक आज भी पत्रों का सभी इंतजार करते हैं। अनेक परिवारों का गुजारा डाक के मनी ऑर्डर से ही होता है। आज भी डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है ना। बहुत सारे लोगों को डाक विभाग की तरफ से मनी ऑर्डर जो होता है ना, वो भी एक संदेश के रूप में जाता है ना। पैसा भी लोग मनी ऑर्डर के रूप में भेज सकते थे या डाक विभाग की ओर से भेज सकते थे। आज भी डाकिये को देवदूत के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो संदेशों को इधर उधर करने का काम करता है, इसलिए उसको देवदूत के रूप में भी माना जाता है ना। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस, है ना, क्यों नहीं? ये बात हमने पहले भी कर ली थी। उसके बाद में क्या चिट्ठियों की जगह फैक्स, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं, है ना, क्योंकि चिट्ठियों की जगह मोबाइल और फैक्स कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वे पत्रों के स्थान पर कोई अन्य संचार का माध्यम नहीं ले सकता। आज भी गाँवों में, गरीब बस्तियों में डाकियों को देवदूत के रूप में माना जाता है ना। इसलिए कभी भी चिट्ठियाँ जो है वो संचार के अन्य साधन जो है वो चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते, है ना।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी मोबाइल चलाना नहीं आता है। गांव में देखें तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, टेलीफोन है, उसके बाद भी उनमें नेटवर्क की व्यवस्थाएं नहीं है। अगर वो मोबाइल से ही अपना सारा काम करने लगे तो उनको नेटवर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए अभी भी लोग चिट्ठियों का उपयोग करते हैं, है ना। ये पाठ हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। आप इसके प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा, साथ ही आप एक होमवर्क और विशेष रूप से लिखिएगा कि आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को पत्र जरूर लिखें, है ना। कि आपके रिश्तेदार कहीं बाहर है, किसी दूसरे शहर में है या किसी दूसरे गांव में, तो आप उनको एक पत्र जरूर लिखिएगा और हमारे घर की, हमारे गांव की और हमारे ज़िले की स्थिति क्या है उन स्थितियों से उनको अवगत कराएं, है ना। तो एक पत्र आप जरूर लिखें, ये प्रयास जरूर करना है ना। मोबाइल पर पत्र नहीं लिखना है, SMS नहीं करना, उनको आपको कागज़ पर, चिट्ठी पर आपको एक पत्र लिख करके उनको भेजना है ना। ये आपका होमवर्क है। साथ ही जितने प्रश्नोत्तर है उनके प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। थैंक यू।